वही ट्रेडिशनल जो थॉट प्रोसेस है कि इंजीनियरिंग करें या फिर डॉक्टर बने। घर वालों का, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं बच्चे को साइंस कराना है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम दिया बच्चों ने और फिर पेपर लीक हुआ है सर। देखिए, ये तो इंस्टीट्यूशनल फेलियर है ऑन पार्ट ऑफ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके पार्ट पे फेलियर है ये। दे फेल टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दीज एग्जाम्स टू द राइट पीपल। तो अभी क्वेश्चन ये तो है कि आज का तो ये पकड़ा गया है, ठीक है ना, और कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो नहीं पकड़े जा रहे, हो सकता है पहले भी हो रहा हो, हमें क्या मालूम। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी बातचीत जो है वो श्री धर्मवीर धीर सर से होने वाली है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। ये पिछले 20 सालों से एजुकेशन फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स को गाइडेंस दिया है, पेरेंट्स को दिया है गाइडेंस, बहुत सारे स्टूडेंट को अलग अलग करियर बिल्ड करने में इन्होंने हेल्प किया है। तो चलिए अपनी आगे की बातचीत श्री धर्मवीर धीर सर से स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द एडबुलिक सर। सर, आप कुछ बताएंगे एजुकेशन के बारे में? जैसे अभी 12th का रिजल्ट आउट हुआ है, तो उसके रिलेटेड कुछ आप गाइड कर सके तो। देखिए, इंडिया के अंदर जो 12th है, बिकॉज इट इज़ अ बोर्ड क्लास, वो बहुत सालों से जो है एज अ बोर्ड इसको बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी एक उपलब्धि या एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना गया है। तो आपको भी याद होगा, हमें भी याद है कि +2 के रिजल्ट्स के टाइम पे तो मतलब पूरा कंट्री एक टाइम पे रुक जाता था, तो और अभी भी वैसा ही है। रीज़न ये है कि इन्हीं स्कोर्स के बेस के ऊपर, इन्हीं मार्क्स के बेस के ऊपर बहुत सारे आगे के फ्यूचर के डिसीजंस डिपेंड करते हैं। हालांकि सिर्फ मार्क्स के ऊपर इन चीज़ को डिपेंड करना, उसके लिए वो मेरी एक थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके बेस पे हम आगे के डिसीजंस लेते हैं। अब कमिंग टू द डिसीजंस, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, अभी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सीबीएसई से और बाकी सारे स्टेट बोर्ड से और कुछ और बोर्ड्स भी हैं, इन सबसे अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएट कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उनमें से डिसाइडेड और साइंटिफिकली डिसाइडेड बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं। नॉलेज नहीं होती कि हमें आगे करना क्या है। वही ट्रेडिशनल जो थॉट प्रोसेस है कि इंजीनियरिंग करें या फिर डॉक्टर बने, ये जो दो ट्रेडिशनल जो चल रही है आज भी बहुत एक कंट्री के एक बहुत बड़े हिस्से में ये चल रहे हैं, पर रादर देन बहुत छोटे कुछ सिटीज़ को छोड़ के बाकी सारे कंट्री में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि करियर सिर्फ इनमें है, करियर्स इनके अलावा और भी बहुत जगह पे है। तो सर, आपने 2 डेकेड से ज़्यादा एजुकेशन फील्ड में आप अब देखे हैं एजुकेशन फील्ड को, और आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, पेरेंट्स को गाइड किया है। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? मीन आफ्टर 12th सीईटी, नीट। देखिए ये एक ना बड़ी सब्जेक्टिव डिस्कशन है। देखिए, अब ये पूरा कंट्री जो है, कोई वी आर नॉट वेरी रिच पीपल, तो मार्क्स एक जगह पे जाके तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस लेवल पे कि जो स्टूडेंट्स अगर +2 में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो उनको अच्छे स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो स्कॉलरशिप्स के उसके अगर बात करूँ तो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मार्क्स के अलावा ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जेई मेंस हो गया, आपका नीट हो गया, इन सब की भी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो भी अब आगे धीरे धीरे जाके उसमें भी हमने एज अ सिस्टम हमने उसको क्रैक कर लिया है बेसिकली। तो होता क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल जेई मेंस का एग्ज़ाम है, आइडियली तो वो एग्ज़ाम आईआईटीज़ और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस लेते हैं ये देखने के लिए कि क्या स्टूडेंट का एप्टीट्यूड उस इंजीनियरिंग प्रोग्राम की तरफ है या नहीं। लेकिन हमने क्या किया है, हमने बहुत सारे कोचिंग्स और बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट्स को हमने वहाँ पे ट्यूशन्स और कोचिंग में लगा दिया। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है कि वो इस एग्ज़ाम के लिए ट्रेन हो रहा है। ही इज़ गेटिंग ट्रेन्ड टू शो द एप्टीट्यूड विच ही डजंट हैव नेचुरली। तो एप्टीट्यूड टेस्ट को क्रैक करने की हमने कोचिंग कर ली है। अब उसमें क्या है कि बच्चे कोचिंग लेके बहुत अच्छा स्कोर ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब किसी कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे जाकर उनको ये समझ में आता है कि अरे यार, वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो दिया था मैंने उसकी ट्रेनिंग करके उसको क्रैक कर लिया, लेकिन मेरा असल एप्टीट्यूड इस प्रोग्राम के लिए नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि अगर बच्चा
एंट्रेंस एग्जाम को विदाउट कोचिंग खुद सेल्फ स्टडी करके अगर क्लियर करे तब समझ में आएगी कि वो असली एप्टीट्यूड है या नहीं। तो सर मार्क्स के बेसिस पे हम कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स कैसे डिसाइड करते हैं? स्टूडेंट प्रेशर में आके डिसाइड करते हैं या फिर घर वालों का, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं बच्चे को साइंस कराना है? तो मतलब क्योंकि एक छोटे से एज में बच्चे कैसे डिसाइड करेंगे, मार्क्स के बेसिस पे या फिर उनके टैलेंट के बेसिस पे? देखिए, इंडियन पेरेंटिंग जो है आज भी अगर मैं बात करूं कि 90% से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो वही ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसी पे जाके राज़ी हैं, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल, पीसीबी ग्रुप या पीसीएम ग्रुप +2 में। अभी बच्चों को तो ये साइंटिफिकली पता ही नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है। स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो 2 चीज़ों पे लेता है, या तो पेरेंट्स ने प्रेशर करके डाल दिया या फिर उसके फ्रेंड्स। 4 फ्रेंड्स मेरे साइंस ले रहे हैं तो मैं भी साइंस ले लूँगा। ये तो एक बहुत ही, इट इज़ अ वेरी रैम्पेंट, बहुत कॉमन है ये। हर जनरेशन का एक ड्रीम जॉब होता है या करियर जॉब, मतलब करियर में आगे बढ़ना है, किसी को इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है, मेडिसिन की पढ़ाई करना है। आजकल एआई का ज़माना चल रहा है सर, तो बच्चे कैसे डिसाइड करें कहाँ जाना है? बेसिकली एआई करना है, एआई के ज़माने में करियर का कैसे ग्रोथ होगा? तो इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहें। इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप भी सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा कि आजकल एआई जो है वो पिछले 2-3 साल से ही तो आई है, ये पिछले 3 साल से। लेकिन 3 साल में इतने टूल्स और इतनी इसके एडवांसमेंट हो चुकी है कि अब लोगों को ये डर लगने लग गया है कि बहुत सारी जॉब्स को एआई जो है वो समाप्त करेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं दुनिया में जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन क्यूरोसिटी, ह्यूमन इनसिक्योरिटी, इन सब चीज़ों का बहुत ज़रूरत है बहुत सारे कामों में। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे एआई जो है सर्वर को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, है ना। और ऐसे बहुत सारे और भी हैं। सो लगता तो यही है कि जहाँ पे वर्क फ्लो की प्रॉब्लम्स हैं, वर्क फ्लो की प्रॉब्लम्स को एआई सॉर्ट करेगी, और जो वर्क फ्लो के बीच के जो जिन कामों के अंदर ऑटोमेशन ज़्यादा हो सकती है उन कामों को तो एआई ले जाएगी। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन इनसिक्योरिटीज़ वाले जो जॉब्स हैं उनको नहीं एआई रिप्लेस कर पाएगी। राइट। तो सर आपने ऐसे आपके फ्यूचर में भी ऑलमोस्ट 2 डेकेड में आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखे होंगे जिनका करियर बहुत पेनफुल रहा होगा, राइट? और उन्होंने फिर आगे वो कैसे, अगर किसी दूसरे करियर में जाना चाहें, कुछ करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, किसी चीज़ का शॉर्टकट तो है नहीं आजकल। ये मैं सब स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूँ कि हम स्टूडेंट्स स्क्रॉलिंग बहुत करते हैं, रील्स बहुत देखते हैं, और कभी किसी भी एक मोटिवेशनल स्पीकर की रील आपने देख ली तो वो स्पीकर्स की रील्स आपके पास बाय एल्गोरिदम आती रहती हैं। और बच्चों को ये लगता है कि स्मार्ट वर्क, सारे बच्चों को ये लगने लग गया है कि स्मार्ट वर्क जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टकट नहीं होता कोई भी। स्मार्ट वर्क नाम की कोई चीज़ तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक हमने हार्ड वर्क के 5, 6, 8 साल 10 साल करके जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, जो भी जॉब या जो भी किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जब तक हमने उसको घोल के पी नहीं लिया ना और उसको इम्बाइब नहीं कर लिया, तब तक स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता। लेकिन बच्चे आजकल जो हैं वो स्मार्ट वर्क आज से ही शुरू करना चाहते हैं। दैट इज़ प्रोबेबली हिंडरिंग दी एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पीपल। वो एक्चुअल ग्रोथ में मैं सिर्फ पैसे की ग्रोथ नहीं मानता हूँ। एक्चुअल ग्रोथ के अंदर सिर्फ अगर पैसे की ग्रोथ हो रही है और स्किल या इन चीज़ों की ग्रोथ नहीं हो रही तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता। So that is how you have to get mature enough with the time, with the increase in your responsibilities, with the increase in your salary and everything. तो वो maturity नहीं आती अगर हम shortcuts लेके चलते हैं। So सब स्टूडेंट्स को यही बात बोलता हूँ मैं। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी जस्ट हुआ था, तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम है, नीट है, जेई है, सीए है या फिर कैट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं सर। आजकल अभी बहुत सारे एग्ज़ाम दिया बच्चों ने और फिर पेपर लीक हो जा रहे हैं सर। सो इसमें आप क्या समझते हैं, लाइक गवर्नमेंट फेलियर है या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का कुछ इसमें लेना देना है? तो इसको कैसे देखते हैं और बच्चे इसमें सर टैकल कैसे करें? क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे ऐसे रील्स, जैसे आपने बताया, रील्स देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सर अपना करियर ख़राब कर दे रहे हैं या फिर अपना लाइफ सुसाइड कर ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, 18, 20, 22 साल के बच्चे।
तो इसको कैसे टैकल करें, पेरेंट्स कैसे टैकल करें या स्टूडेंट्स कैसे टैकल करें? देखिए, फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स तो एक ये बात है कि देखिए, अभी हमने जैसे बोला कि लोग कोचिंग और ये सब कुछ करते हैं। अब कोचिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, 2-3 साल, कई बच्चे ड्रॉप भी लेते हैं, तो 2-3-4 साल की बहुत मेहनत होती है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी एक तो बच्चा है जिसने सुसाइड भी किया है, केम टू माई नॉलेज। अभी वो क्यों है? क्योंकि उन बच्चों को ये पता है कि हमने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अपनी मेहनत से जो कर लिया, वी माइट हैव गॉट अ वेरी गुड स्कोर, वो सेकेंड अटेम्प्ट में जो, क्योंकि लीक की वो तो रिजल्ट कैंसिल हो गया, अब लीक की वजह से अभी दोबारा पेपर होगा जो 21 या 22 तारीख को होने वाला है। तो उस पेपर में क्या दोबारा सेम परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बच्चों को ये डर है, ठीक है ना। सो अभी देखिए, वी कैन नॉट हेल्प इट, पेपर तो अब दोबारा होके ही रहेगा। तो जिसने जेन्युइन मेहनत की है वो तो चल जाएगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी का अगर पहले एक्स स्कोर था, हो सकता है अभी एक्स से नीचे आए या ज़्यादा आए, अभी उसमें यही कर सकते हैं कि अपनी तैयारी पूरी रखें। बट सर, इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है या फिर पेरेंट्स की गलती है? तो इसमें फेलियर कहाँ हो? देखिए, ये तो इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, इट इज़ अ इंस्टीट्यूशनल फेलियर ऑन पार्ट ऑफ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके पार्ट पे फेलियर है ये। दे फेल्ड टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दीज एग्जाम्स टू द राइट पीपल, एंड ऑल्सो इन्होंने आई डोंट नो कि कैसे प्रोसीजरल फेलियर हो गया इनका। तो अभी क्वेश्चन ये तो है कि आज का तो ये पकड़ा गया है, ठीक है ना, और कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो नहीं पकड़े जा रहे, हो सकता है पहले भी हो रहा हो, हमें क्या मालूम, है ना। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। इंस्टीट्यूशन शुड हैव बीन मोर सीक्रेटिव, मोर प्रोफेशनल इन होल्डिंग द एग्जाम। इतने अनप्रोफेशनल रह के नहीं कर सकते। और आइडियली अगर देखूं तो ये जो सिस्टम है कि एक ही सेंट्रल एजेंसी जो है एंट्रेंस एग्जाम कराएगी, है वो, ये सिस्टम ही डेमोक्रेटाइज्ड नहीं है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर इन सब एग्जाम्स का कोई मतलब नहीं बैठता, अगर सारे स्टूडेंट्स जो बैठने वाले हैं, अगर उनको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते, तो इतने बड़े एंट्रेंस एग्जाम को रखने का कोई मतलब नहीं है। उसको डेमोक्रेटाइज कर दें, हर कॉलेज अपना पेपर ले और अपनी सिलेक्शन ले, लेकिन इवन इन विद इन द IITs एंड विद इन द मेडिकल कॉलेजेस, अभी नीट तो एक एग्जाम है ना, विद इन द मेडिकल कॉलेजेस उनकी अपनी अपनी अलग अलग फील्ड्स होती हैं। वो सब लोग भी तो ये डिसाइड कर सकते हैं ना कि मुझे नीट के इतने स्कोर का बच्चा नहीं चाहिए। मैं स्टूडेंट को देखूंगा, मैं उसकी एबिलिटीज़ को चेक करूंगा अपने हिसाब से, अगर मुझे ठीक लगेगा मैं बच्चे को रखूंगा। वो कर लें। इसको डेमोक्रेटाइज कर देना चाहिए। तो सर, बट अभी अगर आप जैसे इतने सालों से इस प्रोफेशन में हैं, तो स्टूडेंट्स जो सुसाइड कर रहे हैं या जो डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, उनके लिए आप कुछ अगर गाइड कर पाएँ तो। एज अ स्टूडेंट अगर मुझे कुछ करना है तो अब मैं, अभी एग्ज़ाम तो लीक हो गया, बट उसके आगे क्या, आगे हम कैसे आगे मूव ऑन करें? मेरी तो एक ही सलाह है बच्चों से कि अगर आपने जेन्युइनली मेहनत की है तो दोबारा आप मोर और लेस सेम स्कोर कर लोगे, ठीक है। क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में जो ये NTA या ये भी है, ये दे कैन नॉट पुट वेरी, मतलब ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा आसान पेपर तो नहीं डाल पाएगा। दे विल हैव टू मेंटेन दी डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। तो मेहनत करते रहें, थोड़े दिन और अपना तैयारी करें, फोकस्ड रहें, यही कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल कुछ खास तो करने वाला है नहीं। हाँ, जो लोग बिल्कुल ही डीमोटिवेट होके और सुसाइडल स्टेप्स तक जा रहे हैं, उनके लिए तो एक ही चीज़ है कि अगर आपको इतना फील हो रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑल, यू नीड टू सीक ईदर अ मेडिकल और साइकियाट्रिक हेल्प। उसमें आप लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में सर ऐसी कोई स्टोरी रही है जहाँ पे लाइक स्टूडेंट एकदम फेलियर हो गया हो और बट सडनली वही फेलियर से उसका टर्निंग पॉइंट हो लाइफ में? ऐसा कोई स्टोरी So many of them. कोई So बताना many of चाहेंगे? them. One is standing in front of you. तो मैंने अपना 10th के बाद नॉन मेडिकल लिया, PCM ग्रुप लिया था। तो तब इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही होते थे तब तो। आई एम टॉकिंग अबाउट 98 और 99। तो मैंने ये लिया, तो +1 जैसे तैसे करके पास कर लिया, बट आई वॉज नॉट फाइंडिंग इट गुड। यू विल नॉट बिलीव कि दिसंबर में जाके जब CBSE के फॉर्म्स भरे जा रहे थे, तो उस फॉर्म के अंदर दिसंबर में जाके मैंने चेंज कर दिया, कॉमर्स कर दिया। सो एंड आई स्कोर्ड वेरी वेल।
तो इट इज़ जस्ट दैट यू, ऐसा नहीं होता कि कोई फेलियर है, ये बड़ी सब्जेक्टिव बात है। किसी को हम बोलें कि किसी स्टूडेंट को 70% आ रहे हैं, हो सकता है उसके पीयर ग्रुप में उसके सबसे ज़्यादा हो, है ना। और कोई बच्चे ऐसे हैं जो 97.6% आ गए, उस पर भी रो रहे हैं और मेरे तो 98 आना चाहिए था। तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। फेलियर या सक्सेस जो है, इट इज़ ऑल रिलेटिव। इतना नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में। अपना अगर फोकस रह के मेहनत करते रहेंगे तो काम चलता रहेगा। तो सर मोस्टली पेरेंट्स को देखा गया है वो अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई मेरे बच्चे को आगे फ्यूचर में अच्छा जॉब मिले, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बट सर ये पेरेंट्स या फिर कोई पेरेंट्स कैसे डिसाइड करेगा कि इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं या फिर ये ऑब्सेशन, ये दोनों में लाइन कहाँ ड्रॉ होती है सर? हर एक की लाइन अलग है। एवरीबडीज लाइन इज़ डिफरेंट, ऑल पेरेंट्स। मैं इसके अंदर सिर्फ पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि पहले आप बच्चे को अच्छे से जान लें कि वो खुद क्या करना चाह रहा है। आज की डेट में जितने भी करियर्स हैं, अगर आप उसके अंदर बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से अपने आप को स्किल इन्हांस कर लेते हो, हर करियर में बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग में पैसा है या सिर्फ मेडिकल में पैसा है या मे बी सिर्फ फार्मा में, ऐसा कुछ। देर आर लॉट ऑफ करियर्स विच हैव वेरी वेरी गुड मनी. देर आर लॉट ऑफ करियर्स विच हैव a very settled and very secure life ahead. So ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बहुत थोड़े बहुत हैं. बच्चे को अच्छे से जाने, उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें. अभी अगर जेई मेंस करके, आपको भी पता है कि जेई मेंस का पेपर 15 लाख से ऊपर ज़्यादा लोग देते हैं, और आईआईटीज़ में सीट्स कितनी है टोटल? लेस देन 10,000, है ना. तो लाखों बच्चों में से अगर सिर्फ 10,000 चूज हो रहे हैं, तो दे आर द टॉप लेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना. 15 लाख में से जो टॉप के 10-12 हज़ार हैं वही जा रहे हैं ना वहाँ पे. अब उसके बाद भी आप ये देखेंगे आईआईटीज़ में से भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बाद कितने लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, होते हैं ना. वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज उनको समझ में आ गया कि ये मैं सिर्फ पेपर देने के लिए ट्रेंड था, मैं इस कॉलेज के लिए ट्रेंड नहीं था. दिस इज नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू. तो फोर्स मत करें अपने बच्चों को. ऑफ कोर्स येस, बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ, मुझे भी लगता है कि बच्चों को हम वी वॉन्ट टू सी आवर चिल्ड्रन सक्सेसफुल ऑब्वियसली. लेकिन सक्सेस सिर्फ उस चीज़ में नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ. ऐसी हर चीज़ में सक्सेस अवेलेबल है जो बच्चे भी सोचते हैं. सो वी हैव टू पुट सम सॉर्ट ऑफ अ मिडिल ग्राउंड. वही सर. तो लेकिन पेरेंट्स कैसे डिसाइड करेंगे कि गाइडेंस और प्रेशर में डिफरेंस क्या है? वो तो बच्चे को आगे पढ़ाना चाहते हैं, अब उनके हिसाब से तो ये प्रेशर नहीं है, लेकिन बच्चे को फील हो रहा है कि ये प्रेशर है. तो गाइडेंस एक अलग हो गया, प्रेशर एक अलग हो गया. तो ये दोनों में कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे हम फिर? देखिए एक चीज़ ना सब पेरेंट्स भूल जाते हैं. वन थिंग ऑलमोस्ट ऑल द पेरेंट्स दे फॉरगेट. ये जो टीन एज है बिटवीन 15 टू से अराउंड 20, इस एज के अंदर बच्चे के दिमाग में और बच्चे के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं. व्हेन दे गेट हार्मोनल चेंजेस, उनका दिमाग किसी अलग लेवल पे चलता है. उनको लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, अपुनिच भगवान है ना. उनको ये लगता है. अब पेरेंट उसको जो भी चीज़ बता रहा है उसको लग रहा है कि ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, है ना. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, पीपल ऑफ दिस एज, दे थिंक कि माई पेरेंट्स आर थिंकिंग समथिंग ऑफ द प्रीवियस जनरेशन, जिसको सो कॉल्ड जनरेशनल गैप बोला जाता है. ठीक है ना. पॉइंट ये है कि मैं भी जब उस एज में था, मैं भी तो अपने पेरेंट्स को वही सोच रहा था. तो वी शुड नॉट फॉरगेट कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं. लेकिन पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चा आपसे इतनी जल्दी इस चीज़ को नहीं सीख पाएगा. सो यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद योर चिल्ड्रन. उनके साथ फ्रेंड्स बन के उनके साथ उस जोन पे बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग से, डिस्कशन मोड में बात करेंगे, तब आजकल का बच्चा समझेगा. हमारी जनरेशन में हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था देखने के लिए. इनके पास मल्टीपल चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन भी है. मल्टीपल चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मल्टीपल चैनल्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन भी है. ठीक है ना. सो दे आर ऑल मिल्यू इन देयर माइंड्स. उसको सिर्फ दोस्त बन के साथ बैठ के एज अ गाइड बैठ के ही किया जा सकता है. सिर्फ एज अ पेरेंट बैठ के करेंगे तो वो जनरेशनल गैप के कारण बच्चा नहीं सीखेगा. क्योंकि सर मोस्टली बच्चों में देखा गया, अभी 17-18 ईयर्स का बच्चा है, पेरेंट्स को कहीं और लेके जा रहे हैं, उसको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, रिलेटिव्स आगे पूछ रहे हैं बेटा आगे क्या करना है, दोस्त अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं सर. तो उनके लिए फिर
कैसे क्या गाइड करेंगे आप? देखिए, एक चीज़ तो सबसे पहली तो ये है कि मेरे 4 दोस्त बीबीए करने जा रहे हैं तो मैं भी बीबीए करूँगा। दिस इज़ अ टोटली अ रॉन्ग लाइन ऑफ थॉट। आपका खुद का इंटरेस्ट है बीबीए में तो करें, ठीक है ना। दोस्त सिर्फ बोल रहे हैं तो वो एक गलत है, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल। हर एक की अपनी अलग थॉट है, हर एक का अपना स्किल है, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है। सेम कोर्स हर एक को थोड़ी सूट करेगा, कर भी सकता है, लेकिन ये लाइन ऑफ थॉट जो है सिर्फ फ्रेंड्स के पीछे जाऊंगा वो भी गलत है। और पेरेंट्स की तरफ अगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं तुम्हें सिर्फ ये करना है, नहीं तुम्हें सिर्फ ये करना है, वो करना है, उस मामले में पेरेंट्स भी गलत है। देयर हैज़ टू बी अ मिडिल ग्राउंड जहाँ पे बच्चा बैठे, पेरेंट्स बैठे और बात करें कि भैया मुझे मेरा खुद का इंटरेस्ट ये है पापा, माई ओन इंटरेस्ट इज इन दिस, प्लीज सी इफ दिस इंटरेस्ट कैन गिव मी अ सूटेबल करियर, सिक्योर करियर दे पाएगा या नहीं। बच्चे को नहीं पता होता कई बार, ठीक है ना। बच्चे को ये आज तो लग रहा है कि ये काम तो बस बहुत तगड़ा है। लाइक माई सन जस्ट 2 years बैक ही टोल्ड मी कि पापा ये तो वीडियो एडिटिंग जो है, मैं तो इसमें बस मैं तो डेविड धवन का लेवल का एडिटर बन जाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा तू कर ले, यू डू इट, सी व्हाट यू कैन डू। उसको एक्सप्लोर करने दिया। मुझे 1.5 साल एक्सप्लोर करने के बाद, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद, वो आज ये बात बोल रहा है कि पापा कर तो लूँगा, लेकिन इसमें आगे जाके शायद एडिटिंग का सारा काम तो एआई ही कर लेगी, तो आई माइट नॉट बी एबल टू हैव अ सिक्योर करियर इन इट। तो अब वो कुछ और एक्सप्लोर कर रहा है, तो बच्चे को करने दें, एक्सप्लोर करने दें। जैसे आपने बोला सर एआई कर लेगा, तो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स एआई से डरे हुए हैं, नॉट स्टूडेंट, पेरेंट्स भी डरे हुए हैं। प्रोफेशनल जॉब जो कर रहे हैं वो भी डरे हुए हैं कि आगे एआई सब कर लेगा, सब डरे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि एआई सारा कुछ कर लेगा, या फिर लोग ज़्यादा ओवरथिंक हो गए हैं, या फिर एआई को अंडररेटेड ले रहे हैं? तो इसमें आपका कुछ सो एक एग्जाम्पल दे दूं। एक 5 स्टार होटल ने क्या किया कि अपना जो दरबान था, जो गेट के बाहर खड़ा होता था, वो लंबे चौड़े पगड़ी पहन के, उनको रिप्लेस कर दिया और एआई एनेबल्ड डोर लगा दिया। अब वो एआई एनेबल्ड डोर क्या करता है, जैसे ही कोई गेस्ट आता है अपने आप खुल जाता है और बंदा अंदर चला जाता है। तो अब उन्होंने तो इसकी सैलरी बचा ली एक दरबान की, है ना, बिकॉज इट्स अ 5 स्टार होटल, तो उसमें 3 शिफ्ट में 3 लोग आते, 3 सैलरीज चल रही थी, उन्होंने 3 लोगों का हेड काउंट कम कर लिया और तो पैसे बचा लिए। लेकिन क्या हुआ, विद इन 6 months उस होटल के अंदर जो गेस्ट था, इट ड्रॉप्ड बाय अराउंड 40-50%। क्यों? 40 से 50% गेस्ट कम हो गए वहाँ पे जाने। क्यों हुए? क्योंकि वो जो आदमी था वो जैसे कोई आता था उनको सैल्यूट करता था, उनके साथ स्माइल करके बात करता था, कोई क्वेश्चन होता उसको गाइड कर देता था, किसी को कुछ चाहिए तो सर कॉन्सर्ज के पास चले जाइए, कुछ और चाहिए सर रिसेप्शन पे चले जाइए, ये वहाँ पे है, ये वहाँ पे है, क्लब वहाँ पे है, रेस्टोरेंट वहाँ पे है, टी हाउस, कॉफ़ी हाउस, शॉप वहाँ पे। ही यूज्ड टू गाइड पीपल, ठीक है ना। अब लोगों को वो गाइडेंस नहीं मिल रही थी, लोगों को लगा कि दीज पीपल आर इनसेंसिटिव टू माई मी बीइंग द गेस्ट, लोगों ने जाना कम कर दिया। तो क्या एआई जेन्युइनली उस बंदे को रिप्लेस कर पाई? नहीं कर पाई ना। सो ऐसे ही देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स, ह्यूज नंबर ऑफ बिजनेसेस जो ह्यूमन इंटरवेंशन इतनी ज्यादा है कि उसको नहीं रिप्लेस कर पाएंगे। बट सर एआई का एक अपना एडवांटेज है, ह्यूमंस का एक अपना एडवांटेज है, तो दोनों में फिर ज़्यादा बेटर क्या है? ऑफ कोर्स एआई विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस ह्यूमन इनसिक्योरिटी, तो कभी नहीं रिप्लेस कर पाएगी ना क्यूरियोसिटी रिप्लेस कर पाएगी। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एआई, जो लो लेवल जॉब्स हैं उनको तो एआई रिप्लेस करेगी, क्लैरिकल जॉब्स हैं उनको रिप्लेस करेगी, वर्क फ्लो जॉब्स हैं उनको रिप्लेस करेगी, लेकिन स्ट्रेटेजिक जॉब्स हैं और सर्विस जॉब्स हैं या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन जिनमें बहुत ज़्यादा है, उनको कहाँ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। खेती में थोड़ी कर पाएगी कभी। आजकल स्टूडेंट आफ्टर 12th कॉलेज कैसे डिसाइड करेंगे, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एमबीए करने के लिए या फिर मास्टर्स करने के लिए सब अब्रॉड जाना चाहते हैं, इंडिया में क्यों नहीं? या फिर अब्रॉड जा रहे हैं तो क्या कोर्सेज ले, या फिर वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है वहाँ पे वो जाएं? तो उसके लिए कुछ अगर आप गाइड कर पाएँ तो। इसके अंदर तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कॉलेज कैसे चूज़ करें? तो कॉलेज चूज़ करने से पहले कोर्स चूज़ करें, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई बहुत अच्छा ब्रांड नेम है
तो उसी कॉलेज में चले जाएंगे. अभी जस्ट फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वेरी गुड कॉलेज इन चंडीगढ़ कॉल्ड SD कॉलेज. अब वो BCom के लिए फेमस है, ठीक है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स कॉमर्स, वेरी फेमस अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, शायद टॉप पे होगा. अब किसी बच्चे को करनी तो BBA है, लेकिन वो SD कॉलेज में जाना, SD कॉलेज में, और BCom में एडमिशन ले लेता है बिकॉज एक ब्रांड नेम के पीछे गया. सो सबसे पहले कोर्स चूज करें, उसके बाद आप कॉलेज चूज करें. तो उस कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेटर है वो बाद में देखेंगे. फॉर एग्जांपल सर, मेडिसिन्स के लिए लोग अब्रॉड जा रहे हैं, इंडिया में लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है. अगर मेडिसिन फील्ड में कोई है तो इंडिया में लोगों को एडमिशन नहीं मिलता तो वो अब्रॉड भागते हैं. तो उसमें अगर कुछ गाइड करें आप तो. उसमें देखिए, इंडिया के लोगों को बाहर जाके मेडिसिन कोर्सेज में जाना वो तो इसलिए है बिकॉज वन, अपने यहाँ पे मेडिकल की सीट्स कम है. तो MBBS की काफ़ी कम सीट्स हैं, अराउंड 50-60,000 सीट्स हैं. लेकिन बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 15 से लाख से भी ज़्यादा हैं. एक तो सीट्स कम है, दूसरा जो यहाँ पे हैं भी वो भी दे आर वेरी एक्सपेंसिव. अगर हम MBBS जो है गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं से भी बाहर से करें तो इट गोज़ अपवर्ड्स ऑफ 1 करोड़ रुपीज़. उतना पैसा नहीं है ना किसी के पास. अभी इसीलिए लोग जो हैं यूक्रेन भी जा रहे थे, या देर आर यूक्रेन, रशिया, या इन कंट्रीज़ में जा रहे थे, या देर वर सम पीपल हु वर गोइंग टू बारबाडोस और वहाँ के कैरेबियन कंट्रीज़ में जा रहे थे. एंड सम पीपल हु हैव मनी दे गो टू US ऑल्सो, या UK वगैरह भी जाते हैं. तो अभी देखिए कि ये बहुत सब्जेक्टिव है कि कौन सा कॉलेज में ही जाना चाहिए. द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पे अगर किसी को MBBS 1 करोड़ से ऊपर में जा रहा है पैकेज में, तो शायद यूक्रेन, रशिया वगैरह में इट गोज़ बिलो 30 lakhs, उतना कम में चला जाता है. बारबाडोस में शायद उससे भी कम है. USA में बहुत ही ज़्यादा है. तो ये तो अपने पैसे के ऊपर डिपेंड है. लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट को कुछ किसी भी तरीके का कुछ हेल्थ इशू है, किसी भी स्टूडेंट को, उसको इंडिया से बाहर जाना इट्स नॉट अ गुड चॉइस बिकॉज वहाँ पे अकेले रहते हैं बच्चे, दे डोंट नो. और दूसरी चीज़, किसी भी कंट्री में जाएं आप, नॉट ओनली फॉर मेडिसिन या किसी भी और कोर्स में, उसके लिए एक्लेमेटाइज होना बड़ा ज़रूरी है. जस्ट फॉर एग्जांपल, कनाडा तो बहुत, अब मैं पंजाब से हूँ तो वहाँ पे तो आधी जनता कनाडा है, ठीक है. तो कोई भी बंदा आपको कनाडा के लिए तो गाइड कर देगा, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए कोई ये गाइड नहीं करता है कि वहाँ पे 8 महीना तो धूप ही नहीं निकलेगी. अगर 8 महीना धूप नहीं निकलेगी तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D लो जाएगा. तो यू विल नीड टू कैरी द विटामिन D टैबलेट्स एंड ऑल. क्या ये कोई गाइड कर रहा है? तो एक्लेमेटाइज होना बड़ा ज़रूरी है. हम यहाँ पे तो इंडिया में तो ये 45 डिग्री 40 डिग्रीज में है, वहाँ पे -30 पे. हाउ डू वी एक्लेमेटाइज आवरसेल्व्स? बट सर, यहाँ पे जो कंसल्टेंसी है, बहुत सारी कंसल्टेंसी है जो अब्रॉड के लिए ही बच्चों को पिच करते हैं कि नहीं आप अब्रॉड जाइए, अब्रॉड जाइए. तो बच्चों के माइंड में वो अब्रॉड वाली चीज़ें बस जाती है. तो इससे कैसे, अगर उनको उभरना है तो कैसे, क्या करे वो लोग? देखिए, इसका आंसर बड़ा कंट्रोवर्शियल है. अगर आप कभी भी किसी अच्छे कंट्री में बाहर गए हों, दुबई या UK या फिर US के अच्छी जगहों पे, या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अच्छे कंट्रीज़ में, हांगकांग, वहाँ पे अगर आप 3-4-6 महीने रुके हैं ना, उसके बाद आप इंडिया में आएंगे, यहाँ पे रहना ही आपको मुश्किल लगेगा. बिकॉज 1, लाइफस्टाइल इज़ बेटर. 2, एवरीथिंग इज़ क्लीन एंड चीप. 3, you have a lot of work. 4, whatever taxes you pay there, you feel कि यार मेरा टैक्स जो है ना वो मेरे को वापस मिल रहा है कुछ ना कुछ. आई एम गेटिंग बैक माई टैक्सेस. जबकि इंडिया में हमारे यहाँ पे वो वाला लाइफस्टाइल और उस तरीके का क्लीन जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नहीं अवेलेबल. दैट इज़ वाई पीपल गो. और इसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग जा रहे हैं. यू कैन सी द मिलियनर्स ऑल्सो गोइंग टू लिविंग इन दोज सिटीज़. वो क्यों जा रहे हैं? जिसका यहाँ पे बहुत अच्छा काम है. मेरे ही गाँव में से ऐसे लोग भी तो हैं जो 100 एकड़ से भी ऊपर की खेती है, वो जा रहे हैं. वाई आर दे गोइंग? उनका तो लाइफस्टाइल यहाँ पे भी अच्छा है, बट वहाँ पे बिकॉज दे गेट अ वेरी क्लीन, वेरी गुड एंड वेरी फुलफिलिंग लिविंग स्टैंडर्ड, इसलिए जा रहे हैं लोग. विराट कोहली भी तो इंडिया छोड़ के चले गए. उनको इंडिया में तो कोई कमी नहीं. ही इज गॉट अ वेरी गुड हाउस इन गुड़गांव, ही इज गॉट अ वेरी गुड हाउस इन बॉम्बे एंड ह्यूज प्रॉपर्टीज. वाई? He went to London in a small flat because it is a standard of living and ease of living. That is what
lures people abroad. सर अभी जैसे क्वेश्चन याद आया मुझे कि अगर जैसे डिग्री कॉलेज या फिर मार्कशीट को साइड में रख दें तो कौन सी ऐसी स्किल है जो आने वाले 20 साल तक वैल्यूएबल रहेगी, चाहे टेक्नोलॉजी कितने भी आगे बढ़ जाए? तो इसमें कुछ अगर आप सबसे बड़ा स्किल जो आने वाले 20 साल, पिछले 20 साल और उससे अगले वाले 20 साल भी हमेशा जो रहेगा वो स्किल रहेगा कि आपके अंदर ये थॉट होनी चाहिए कि आई शुड कीप रीस्किलिंग, अपस्किलिंग माई सेल्फ. अगर मैं अपने आप को कंटिन्यूसली अपस्किल रीस्किल करता जा रहा हूँ तो टाइम कैसा भी आ जाए मैं कहीं ना कुछ कर लूँगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल बीकॉम किया है और एमबीए किया है, ठीक है, लेकिन इन लास्ट 20 ईयर्स सारा कुछ डिजिटल में मूव हो गया है. जब हमने स्टार्ट किया था, जब काउंसिल करते थे, जब आउटरीच करते थे, इट वाज ऑल फिजिकल, लेकिन इन द मिडल एवरीथिंग हैज़ गॉन डिजिटल. तो हमने भी तो अपने आप को डिजिटल में रीस्किल किया है ना. तो हमने भी रीस्किल किया, फिर कंटेंट में रीस्किल किया, फिर बीच में एसईओ आ गया, फिर एसईओ के पता नहीं कितने वर्जन्स आ गए, अब एईओ जीईओ आ गया. सो वी आर ऑल्सो रीस्किलिंग आवरसेल्व्स. तो अगर रीस्किल करते जा रहे हो और ये सोचते स्टडी करके करते जा रहे हो कि आजकल ये 3-4 चीज़ों के बिना काम नहीं चलेगा, जो भी उस टाइम की वो हो, अगर उसके अंदर स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग करते जा रहे हैं तो ठीक है. यही एक सबसे बड़ा स्किल है कि मैं हमेशा ये कभी ना सोचूं कि मुझे अब सब कुछ आ गया. तो सर जैसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंसल्टेंट किया है या फिर पेरेंट्स को कंसल्टेंट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर आपने डिसाइड किया है, अच्छे जॉब दिलाए हैं, वो आपसे बहुत कुछ लर्न किए हैं, सीखे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आज आप 17 साल के होते और एआई का वेव चलता होता तो आप क्या डिफरेंट करते हैं बाकी जो स्टूडेंट्स आज कर नहीं रहे हैं? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी इसके में ना ओवरवेल्म्ड है, दे आर ओवरवेल्म्ड. कोई असाइनमेंट मिल गई वो चैट जीपीटी में कर ली, कोई एग्ज़ाम मिल गया, कोई क्वेश्चन आ गया उसको क्लाउड पे पूछ लिया, अभी उसकी यूजेज में चले हुए हैं, ठीक है ना. बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं आजकल के आइडल्स मान रहा हूँ. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्लाउड से या इनसे इन सब एआई टूल्स को यूज़ कर करके अपने माइक्रो बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं. देयर आर सो मैनी ऑफ देम, है ना. उन्हें अपने माइक्रो बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं. अभी कल परसों ही मैं पढ़ रहा था कहीं पे, किसी बच्चे ने क्लाउड को ही पूरा सब कुछ दे दिया और उसको बोला कि सेटअप अ बिजनेस. पूरा क्लाउड ने पूरा अपना उसका बिजनेस सेटअप किया, सब कुछ किया, एक बुक स्टोर खोल दिया, बुक्स भी उसके अंदर वो आई जो बिकने वाली हैं. उसने अपने आप ही उसकी डिजिटल मार्केटिंग भी कर दी, अपने आप ही उसकी ब्रांडिंग भी कर दी. सो किया, स्टार्ट तो बंदे नहीं कराया ना. तो लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं आज की डेट में. अपनी नीश फाइंड योर ओन नीश, और उसको उस नीश से आप इनको यूज़ करके अपनी कोड करा के अपनी वेबसाइट्स बनाएं या कुछ भी ऐसा करें एंड मूव फॉरवर्ड विद द बिजनेस. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, और इट्स नॉट कॉस्टली एट ऑल, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली. कि ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा रिस्क है. तो पीपल आर टेकिंग दीज रिस्क रादर देन जस्ट सॉल्विंग द असाइनमेंट्स एंड डूइंग दिस वेरी स्मॉल एनालिसिस ऑन दीज एनालिटिकल टूल्स ऑफ एआई. आई थिंक उसके काफ़ी सारे आजकल तो इतने सारे ऐसे ये इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स डिज़ाइन कर लिए हैं या सब कुछ कर लिया है जो उनकी एक्सपर्टीज़ लेवल से बना सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस जो एआई से स्टार्ट किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. और स्किल भी तो किया जा सकता है. बच्चे किसी ने तो जेमिनाई से आईआईटी जेई मेंस की तैयारी भी तो कर ली. somebody gave a right prompt, जेई उसकी पूरा मॉड्यूल जो है जेमिनाई ने तुरंत बना के दे दिया, तो बच्चे ने उससे तैयारी कर ली. सो ये भी तो है, पीपल आर डूइंग इट. सो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि एआई का अगर प्रॉपर यूज करें तो स्टूडेंट्स Of आगे course, जा yes. सकते हैं या Of कोई course, भी. yes. 100%. और कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है. एंड वो थोड़ा सा दिमाग तो अब ऑब्वियसली लगाना ही पड़ेगा. अब इतना भी नहीं है कि हम सब कुछ प्लेट में रख के मिलेगा. पीपल आर यूजिंग. अभी कोई somebody, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समवन, उन्होंने ब्रोशर डिज़ाइन किया है. somebody made a brochure of their product or something. और उस ब्रोशर से उसने पहले किसी एक टूल से कंटेंट बनवाया, फिर दूसरे टूल से उसको डिज़ाइन किया, फिर किसी तीसरे टूल में उसको पॉलिश किया, फिर चौथे टूल में उसको पब्लिश किया. तो ये सब लोग अपने दिमाग लगा के कर ही रहे हैं. सर इतने सालों के करियर में आपने स्टूडेंट्स को बहुत देखा रहेगा,
तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट किसका अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं या किस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं? अननेसेसरी टेंशन ले रहे हैं सबसे ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स की और बोर्ड एग्जाम्स की, मार्क्स की। और दूसरी जिस चीज़ की टेंशन नहीं ले रहे वो है राइट वे टू स्किल देमसेल्व्स की। मैं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताता भी, अपने पब्लिक एड्रेसेस में मैंने बहुत बार बोला है, वी इन आवर जनरल लाइफ वी आर वेरी गुड कस्टमर्स, है ना। अगर मैंने ये कोई शर्ट ली मान लो 1000 की, तो मुझे क्या लगता है कि ऑफिस में 1-2 सीज़न चल जाएगी और 3-4 जगह पे मेरा अच्छा स्टाइल कोशिएंट बन जाएगा, तो मेरी वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो गई। ऐसे ही है, आपने शायद 5000 की शर्ट ली होगी, तो आपको ये लगेगा कि मैं ऐसे इस शर्ट में, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव, तो 10-15 पॉडकास्ट चले जाएंगे और मेरी कुछ पार्टी हैं, तो आपकी वैल्यू पूरी हो। सो वी एक्सट्रैक्ट वैल्यू आउट ऑफ एवरीथिंग, यू नो। कहीं पे भी ऐसा होता है ना कि हम किसी भी चीज़ का पैसा दे रहे हैं, हम उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं, हर चीज़ की करते हैं ना। बट वन क्लास ऑफ कस्टमर्स वो पैसा हमेशा पूरा देते हैं लेकिन वैल्यू पूरी एक्सट्रैक्ट नहीं करते, और वो है स्टूडेंट। स्टूडेंट ऐसा कस्टमर है जो हर जगह पे पूरा पैसा देगा, ट्यूशन पे भी पूरा पैसा देगा, क्लासेस बंक करेगा, कॉलेज में भी पूरा पैसा देगा, ध्यान से नहीं सुनेगा, स्कूल के अंदर भी पूरा पैसा देगा लेकिन वहाँ पे मज़े करने जाएगा। सो व्हाट इज़ अननेसेसरी यू नो थॉट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई थिंक जो भी फ़ी आप पे कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी, उसकी पूरी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो सर जैसे अभी ये पॉडकास्ट आज स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो दे आर स्केर्ड, वो डरे हुए हैं या फिर उनको चॉइस करना है किसी चीज़ का, बट उनके सारे फ्रेंड्स फैमिली सब अलग अलग, जैसे हमने पहले पूछा था, तो क्या एडवाइस करेंगे कि वो क्या चूज़ करें आज बेड पे सोने से पहले? आज बेड पे सोने से पहले अगर मुझे आप कोई भी सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो स्टॉप बीइंग स्कैर्ड, डरना बंद कीजिए, सोचना शुरू कीजिए। और तीसरी चीज़, मोर देन स्क्रॉलिंग ऑन द रील्स एंड एवरीथिंग, मोर इम्पॉर्टेंट इज टू थिंक कि आप क्या चीज़ आपको इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ से रिलेटेड करियर्स के बारे में सोचना शुरू कीजिए। प्लस उसी फील्ड के अंदर आप अपने आप को कैसे स्किल, रीस्किल और अपस्किल कर पाएंगे वो सोचिए, और उससे रिलेटेड और आगे क्या करियर्स हो सकते हैं उसके बारे में सोचिए। मेहनत करते रहिए, जवानी जो है ना मेहनत के लिए है, बाकी जो है वो सब तो चलता ही रहेगा। जवानी का समय मेहनत का समय होता है। थैंक यू।